हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलो आंधारी का सारांश, जिसके राइटर हैं बेबी हालदार। तो ये वितान भाग 1 का चैप्टर 3 है आलो आंधारी। तो चलिए इसका सारांश देखते हैं। आलो आंधारी यानी अंधेरे का उजाला। आलो आंधारी का अर्थ है अंधेरे का उजाला। पाठ की लेखिका बेबी हालदार है। तो यह बेबी हालदार की अपनी ही आत्मकथा है जो उनके जीवन के संघर्षों को बयान करती है। अपनी ही कहानी लिखी उसने कि मैंने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए और कैसे वो सफल हुई। एक किताब मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई, लेकिन बाज़ार में इसकी पहली प्रति हिंदी भाषा में छप कर आई। इस किताब के हिंदी अनुवादक प्रबोध कुमार जी हैं। तो इसके हिंदी अनुवादक कौन है? प्रबोध कुमार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। बेबी हालदार का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था, लेकिन उनका विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में उनसे दोगुनी उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया, जिस कारण उन्हें अपनी पढ़ाई 7वीं कक्षा में ही छोड़नी पड़ी। जब उसकी शादी हुई तो वो 13 साल की थी और 7th क्लास में पढ़ती थी, और अपने से दोगुनी उम्र के लड़के के साथ उसकी शादी कर दी गई। तो एज का डिफरेंस काफ़ी होने के कारण उनका जीवन अच्छे से नहीं चल पाया। उनके पति उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, इसलिए उन्होंने 12-13 वर्ष अपने पति के साथ बिताने के बाद उनका घर छोड़ दिया और अपने 3 बच्चों के साथ दुर्गापुर से फरीदाबाद रहने आ गई। कुछ समय बाद वो वहाँ से गुड़गांव आकर अपने 3 बच्चों के साथ किराए के एक मकान में रहने लगी। बाद में वह दुर्गापुर से फरीदाबाद रहने आ गई और उसके बाद वो गुड़गांव में रहने लगी। दिन भर काम की तलाश में इधर उधर भटकती थी। वो अपने मिलने जुलने वालों व अपनी जान पहचान वालों को भी अपने लिए काम ढूंढने को कहती थी कि मुझे कोई काम दिला दो ताकि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। स्वयं भी काम ढूंढने का हर संभव प्रयास करती रहती थी। दिन भर काम ढूंढने के बाद शाम को जब वह घर आती तो पास पड़ोस की औरतें उनसे काम के बारे में पूछती और काम न मिलने पर उनका हौसला भी बढ़ाती कि कोई बात नहीं, आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। उन्हें हर वक्त अपने बच्चों के भविष्य और घर के खर्चों व किराए की चिंता सताती रहती थी। उनके घर के आसपास के लोग उनसे उनके पति के बारे में तरह तरह के सवाल पूछते थे, क्योंकि वो औरत अकेली अपने बच्चों के साथ रहती थी। तो पड़ोस वाले भी उसे परेशान करते थे कि तुम्हारा पति कहाँ है, क्या काम करता है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता, तुम वहाँ क्यों नहीं रहती। अजीबोगरीब सवाल करते रहते हैं लोग। ऊपर से मकान मालिक की रोज़ की चिक चिक। मकान मालिक भी उसे परेशान करता था। एक दिन सुनील नाम के एक युवक की मदद से उन्हें एक घर में नौकरानी का काम मिल गया, जिसके मकान मालिक बहुत ही सज्जन उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। लेकिन सुनील दत्त के उसके कोई जान पहचान का लड़का था। उसने मकान किराए पर भी दिलाया और एक मकान मालिक के घर काम भी दिलवा दिया। लेखिका अब रोज़ सवेरे उनके घर आती और दोपहर तक सारा काम ख़त्म कर वापस अपने घर जाकर अपने बच्चों की देखभाल में अपना समय बिताती थी। इस बीच ज़्यादा किराया होने के कारण उन्होंने अपना पुराना घर भी बदल लिया और थोड़े सस्ते नए घर में आकर रहने लगी। उन्हें सदैव अपने बच्चों के भविष्य की चिंता रहती थी, इसलिए वो अक्सर अपने नए मालिक से किसी और जगह भी काम दिलवाने को कहती थी ताकि उनका घर खर्च आराम से चल सके। और नए मालिक को जब लेखिका के दिन भर के कामकाज व जीवन के बारे में पता चला तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि दिन भर ये मेरे घर में काम करती है और भी दूसरों के घर काम करना चाहती है, साथ में अपने घर का भी काम होता है, अपने बच्चों की देख रेख भी करनी पड़ती है, तो ये बेचारी अकेली औरत कितना काम करेगी। नए मालिक को जब लेखिका के दिन भर के कामकाज व जीवन के बारे में पता चला तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वो लेखिका से हमदर्दी रखने लगे। लेखिका का कामकाज व व्यवहार देखकर नए मालिक उन्हें अपनी बेटी की तरह ही मानने लगे और लेखिका भी उन्हें तातुस कहकर बुलाने लगी। और जिस मालिक के घर काम करती थी उसको तातुस कहने लगी। तातुस यानी पिता के समान, और वह उसे अपनी बेटी के समान समझने लग गया था। सज्जन पुरुष थे। अब तातुस लेखिका का बहुत अधिक ध्यान रखने लगी थी। जब भी लेखिका पुस्तकों की अलमारी की साफ सफाई करती तो वह पुस्तकों को उत्सुकता बस देखने लगती थी और उनकी पुस्तकों में
रुचि देखकर तातुस उन्हें पढ़ने लिखने के लिए उत्साहित करने लगे और तरह तरह की किताबें उन्हें पढ़ने को देने लगे। एक दिन तातुस ने लेखिका को एक कॉपी और पेन ला कर दिया और उनसे कहा कि वो समय निकालकर इसमें रोज़ कुछ ना कुछ अवश्य लिखें। उन्होंने लेखिका को अपने जीवन की कहानी लिखने के लिए भी प्रेरित किया। समय की कमी के कारण हालांकि उनके लिए लिखना मुश्किल था, तो वो भी चाहते थे कि एक लेखिका का काम करे, कुछ लिखे, लेकिन तातुस के कहने पर वो रोज़ कुछ ना कुछ कॉपी में लिखने लगती। धीरे धीरे वो उसकी आदत शामिल हो गई। लेखिका को अपने किराए के घर में बाथरूम व पानी की असुविधाओं का सामना करना पड़ता, तो कभी कभी देर से घर पहुंचने पर मकान मालिक के सवालों का भी जवाब देना पड़ता था। कितनी देर कैसे लगाई, कहाँ रह गई थी, लेट कैसे हो गई, अजीब क्वेश्चन पूछते थे। उनके पति उनके साथ क्यों नहीं रहते थे, इसलिए लोग अक्सर उनके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कुछ लोग लेखिका से छेड़खानी करने की कोशिश भी करते थे, तो कुछ उनके घर में ज़बरदस्ती घुस आते थे। लेकिन लेखिका इन सभी बातों को भूलकर तातुस के घर में मन लगाकर काम करती थी और तातुस अक्सर उनसे उनकी पढ़ाई व अन्य परेशानियों के बारे में बात करते थे। तातुस ने अपने मित्रों को भी लेखिका व उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया था। अपने मित्रों के सामने भी जिक्र करते थे कि इस प्रकार एक दिनहीन लड़की मेरे घर काम करने आती है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। एक दिन लेखिका जब अपने काम से घर वापस लौटी तो उनका किराए का घर टूट चुका था। वो सारी रात अपने बच्चों व घर के सामान के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। इस मुसीबत के वक्त भी उनके आसपास ही रहने वाले उनके भाइयों ने उनकी कोई मदद नहीं की। लेकिन तातुस को जैसे ही इस बात का पता चला तो उन्होंने लेखिका को अपने घर में ही एक कमरा रहने को दे दिया। अब लेखिका व उनके बच्चे तातुस के घर में आकर रहने लगे। तातुस भी उन सभी का बहुत अधिक ख्याल रखते थे और लेखिका का बड़ा लड़का किसी और जगह काम करता था। उसका 2 महीने से कोई अता पता नहीं था, इसलिए वो उदास रहने लगी थी। तातुस ने उनके बड़े लड़के को ढूंढकर उनसे मिलवाया। कुछ समय बाद उन्होंने उसे एक अच्छी जगह पर काम भी दिलवाया था। तातुस हमेशा लेखिका को लिखने पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे और उन्होंने लेखिका के द्वारा लिखे गए कुछ लेख अपने मित्रों को भी दिखाए। इसके बाद उनके मित्र भी लेखिका को लिखने के लिए प्रेरित करने लगे। इसी बीच तातुस के छोटे बेटे अर्जुन के 2 मित्र भी उनके घर में आकर रहने लगे। घर के सभी सदस्यों का व्यवहार लेखिका के लिए बहुत अच्छा था, इसलिए लेखिका भी घर के सभी काम खुशी खुशी करती रहती थी। लेखिका को किताब और अखबार पढ़ना और कुछ ना कुछ लिखते रहना बहुत अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन में घटी सभी घटनाओं को लिखना शुरू कर दिया। तातुस के एक मित्र जिसे लेखिका जेठू, पिता के बड़े भाई, लेखिका उसे जेठू के नाम से बुलाती थी क्योंकि वो तातुस के मित्र थे, उसे जेठू कहकर संबोधित करती थी। उन्होंने आशापूर्ण देवी का उदाहरण देकर उनका हौसला बढ़ाया। किसने? जेठू ने। एक दिन अचानक लेखिका के पिताजी उनसे मिलने आए। उन्होंने लेखिका को उनकी माँ के निधन के बारे में बताया। लेखिका काफ़ी देर तक अपनी माँ की याद में रोती रही। लेखिका चिट्ठियों के माध्यम से तातुस के कोलकाता, जेठू व शर्मिला दी व दिल्ली के रमेश बाबू के मित्रों के साथ संपर्क में रहने लगी। उसे अक्सर यह सुनकर आश्चर्य होता था कि उसकी लिखी रचनाओं को लोग पसंद करने लगे हैं। लोग उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को पढ़ने लगे थे। तातुस की दरियादिली व सहायता के कारण अब लेखिका का पूरा जीवन ही बदल गया था। अब वह एक साधारण घरेलू नौकरानी से लेखिका बन गई थी। उनका बड़ा लड़का घर के पास ही नौकरी करने लगा और दोनों छोटे बच्चे स्कूल जाने लगे। आखिरकार एक दिन लेखिका की लिखी एक रचना एक पत्रिका में छप गई और पत्रिका में उनकी रचना का शीर्षक आलो आंधारी बेबी हालदार था, जिसे देख लेखिका की खुशी का ठिकाना न रहा। वो दौड़कर तातुस के पास पहुंचे और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। तो इस प्रकार उनकी आलो आंधारी नामक रचना प्रसिद्ध हुई और किस प्रकार वह अपने जीवन में कितने संघर्षों को झेलते हुए आखिर में वो एक लेखिका बनने में सफल हो ही गई तातुस की सहायता से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।